हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज एक और नए सेशन के साथ हम आ चुके हैं और आज के सेशन में हम हमारे चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को और आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 13.2 के पूरे सोल्यूशन को डिस्कस कर चुके थे और आज के वीडियो का जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा आपके जो एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में 8, 9, 10 और 11। इस वीडियो के अंदर आपको इन चारों एग्जांपल्स के डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और जो कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करना है वो भी आपको मैं एक्सप्लेन यहां पे कर दूंगा। अब बोर्ड के पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पे लिखा है कि हम होंगे कामयाब। अब हम कहां होंगे कामयाब? तो हम कामयाब होने जा रहे हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, हमारे टर्म 2 एग्जाम में। अब कैसे कामयाब होंगे? तो इस दमदार फैकल्टी टीम के साथ आप कामयाब होंगे जो लगातार आपके लिए दमदार से दमदार कंटेंट बनाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बनाता है। बस आपको क्या करना है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे, मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे बने रहना है, जहां पे आपके लिए सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इन्हीं सारी बातों को रखते हुए ध्यान हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जो हमारा टारगेट है वो आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, वो है हमारा एग्जाम्पल। कौन से एग्जाम्पल? बेसिकली एग्जांपल 8 से लेकर एग्जांपल 11 तक, यानी कि इस वीडियो के अंदर एग्जांपल 8 का डिस्कशन है, 9 का डिस्कशन है, एग्जांपल 10 का डिस्कशन है और एग्जांपल 11 का डिस्कशन है। साथ में यहां पे आप एक टॉपिक भी देख सकते हो कि ये जो एग्जांपल्स हैं किस टॉपिक के अंदर आते हैं। तो ये एग्जांपल्स इस टॉपिक के अंदर आते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, यानी कि यहां पे सॉलिड्स को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास हो सकता है एक कोन और आप उस कोन को किस में कन्वर्ट कर दे? आप उस कोन को कन्वर्ट कर सकते हैं स्फीयर में, या फिर आपके पास एक स्फीयर हो, आप उसको किस में कन्वर्ट कर दे? आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंडर में। तो इस वीडियो के अंदर इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट में जैसा कि आप देख सकते हो, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल्स पे आते हैं। ये जो आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, जिसमें आपको सॉलिड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, यहां पे एक चीज कंजर्व रहती है। कौन सी चीज कंजर्व रहती है? तो जो चीज कंजर्व रहती है वो कहलाती है वॉल्यूम। समझिए इस बात को। फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास क्या है? आपके पास एक सिलेंडर है। क्या है आपके पास? आपके पास ये सिलेंडर है। चलिए हम बना लेते हैं। ये हमने बना लिया एक सिलेंडर। अब आपने क्या किया? आपने सिलेंडर को कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया? तो इस सिलेंडर को आपने पिघलाया। मान लो सिलेंडर किसका है? सॉलिड सिलेंडर है, मेटल का सॉलिड सिलेंडर है। तो इस मेटल को आपने गर्मी देके पिघलाया और पिघलाने के बाद इसको कोन शेप का बना दिया। यहां पे कोई मेटल एक्स्ट्रा ऐड तो नहीं किया, कोई मेटल रिमूव भी नहीं किया, यानी कि जितना मेटल पहले प्रेजेंट था उतना ही मेटल आपके कोन में बाद में भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि मेटल का जो वॉल्यूम पहले था उतना ही मेटल का वॉल्यूम क्या रहता है? बाद में रहता है। यानी कि सॉलिड्स को जब आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो उसमें होता यह है कि वॉल्यूम जो है वो कंजर्व रहता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि वॉल्यूम क्या रहता है? वॉल्यूम सेम रहता है। यानी कि ये जो हम एग्जांपल्स करने जा रहे हैं ना, 8, 9, 10 और 11, इन एग्जांपल के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। आपका कॉन्सेप्ट ये है कि वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम क्या होगा? आपका वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। कंजर्व का मतलब कि वो चेंज नहीं होगा। आप सॉलिड को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बट द वॉल्यूम इज नॉट गोइंग टू चेंज। और यही हमारे इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है और इसी के बेसिस पे हमारे सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो हम बिना देरी के पहले एग्जाम्पल से इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 8। यहां पे अगर मैंने इसको एग्जाम्पल नंबर 8 लिखा है, यानी कि एनसीईआरटी में भी ये एग्जाम्पल नंबर 8 ही है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। A cone of height 24 centimeter and radius of base 6 centimeter is made up of modeling clay। बेसिकली क्या है? आपके पास एक कोन है जिसका आपको हाइट दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, उसके बेस का रेडियस दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर, और किसका बना हुआ है? मॉडलिंग क्ले। क्ले समझते हो? एक मिट्टी होती है जिसको आप अलग अलग शेप्स में अपने हाथ से बना सकते हैं। तो आपके पास एक कोन था, क्ले का बना हुआ था। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब एक बच्चे ने क्या किया? आप
आप जानते हो कि क्ले को हम अपने हाथों से उसका शेप चेंज कर सकते हैं, तो एक चाइल्ड ने क्या किया, उसको रीशेप कर दिया। किस में रीशेप कर दिया? स्फीयर में रीशेप कर दिया। यानी कि शुरुआत में क्या था, आपके पास कोन था, उस कोन को क्या बना दिया उसने? स्फीयर बना दिया। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप हमें रेडियस बताइए, किसका? नए बने स्फीयर का रेडियस बताइए। यानी कि आप देख सकते हो हमने एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जानते हो कि वॉल्यूम क्या रहेगा? वॉल्यूम कंजर्व रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं, जो भी चीजें गिवन है उन चीजों को यहां पे जरा लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या गिवन है? सबसे पहली चीज आपके पास गिवन है कोन। अब कोन के केस में आपके पास रेडियस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है, तो उनको लिख लेते हैं। तो कोन के केस में जो आपका रेडियस है, रेडियस को स्मॉल आर आप बोल सकते हो, और वो आपके पास गिवन है, देख लो आपके पास वो गिवन है 6 सेंटीमीटर। डन। आपको कोन का हाइट भी गिवन है। आप हाइट को कोन के स्मॉल एच से दिखा सकते हैं, और वो देख सकते हो आप कि वो गिवन है 24 सेंटीमीटर। डन। चलिए, ये भी अच्छी बात है। अब इस कोन का चाहो तो आप डायग्राम भी बना लो, ऑल्दो डायग्राम यहां पे उतना इंपॉर्टेंस होल्ड नहीं करता है, पर फिर भी बना लो हमारी सहूलियत के लिए। ये हमारे पास कोन हो गया, ये कोन का आपके पास रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर का, और ये कोन का आपके पास हाइट हो गया कितने का? 24 सेंटीमीटर का। डन। ये आपने पहला सिनेरियो डिस्कस कर लिया। अब इस कोन को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? स्फीयर में। और स्फीयर का क्या पूछा जा रहा है आपसे? रेडियस। यानी कि अगर आप बात स्फीयर की करोगे, किसकी बात आप करोगे? अगर आप बात स्फीयर की करोगे, तो स्फीयर के केस में आपको रेडियस को कैलकुलेट करना है। यह चीज आपको गिवन नहीं है। अगर मैं स्फीयर के रेडियस को कैपिटल आर से दिखाता हूं, तो ये कैपिटल आर क्वेश्चन मार्क है, यानी कि हमें निकालना है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो बड़ी साधारण सी बात है। जैसा कि आप जानते हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आपके पास क्या था? आपके पास बेसिकली एक कोन था। आपने उस कोन को किस में कन्वर्ट कर दिया? आपने उस कोन को स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जो वॉल्यूम होगा कोन का और वॉल्यूम जो होगा आपके स्फीयर का, वो क्या होगा? सेम रहेगा। तो हम इसी लाइन को यहां पे लिखने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन। किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ कोन? वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा आपके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर। तो ये हमने यहां पे लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का तो एक फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। क्या होता है कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला? तो यहां पे देख लीजिए जरा, कोन का रेडियस किससे दिखाया आपने? आपने स्मॉल आर से रेडियस दिखाया है, आपने स्मॉल एच से कोन का हाइट दिखाया है। तो कोन के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला हो गया किसका? कोन के वॉल्यूम का। अगर बात मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की करूं, तो वो होता है 4/3 पाई कैपिटल आर होल क्यूब। कैपिटल आर क्यों मैंने यूज किया? तो वो मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि मैंने स्फीयर के केस में जो रेडियस है उसको कैपिटल आर लिया था। यानी कि जो इक्वेशन है ऐसा बन चुका है। क्या इसमें कुछ चीजें कैंसिल हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं? सबसे आसान चीज तो आप देख सकते हैं, ये 3 और 3 जो डिनोमिनेटर में है दोनों तरफ कैंसिल हो गई, कोई परेशानी नहीं। साथ में ये जो पाई और पाई है ये भी कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो बची क्या चीज है आपके पास? आपके पास इस तरफ बचता है आर स्क्वायर एच। क्या बचा? ये चीज बच गई आर स्क्वायर एच। जबकि उस तरफ क्या बचा आपके पास? उस तरफ आपके पास बचा 4r क्यूब। ये कुछ ऐसा बन गया। अब आपको रेडियस की वैल्यू क्या करनी थी? कैलकुलेट करनी थी। क्या आपके पास स्मॉल r की वैल्यू नोन है? बिल्कुल, हमारे पास स्मॉल r की वैल्यू नोन है, वो 6 है। हमारे पास h की भी वैल्यू नोन है, 24 है। तो यहां पर लिख लो जरा, आपके पास स्मॉल r की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, आपके पास स्मॉल h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहां पे हम फटाफट पुट कर देते हैं। तो स्मॉल r की जगह हमने पुट कर दिया 6 का होल स्क्वायर, जबकि स्मॉल h की जगह हमने पुट कर दिया 24, और ये हो जाएगा 4r क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर है। अच्छा, 6 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 6 × 6, कोई परेशानी नहीं। अब एक और चीज देखना जरा,
4 वन जा 4 और 4 6 जा 24। ये तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन था। 4 वन जा 4, 4 6 जा 24, यानी कि 6 स्क्वायर को मैंने 6 इंटू 6 लिख दिया, और ये जो 24 है ये क्या बन गया, ये भी 6 बन गया। देखो ना कैंसिल हो गया, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू आर क्यूब आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपके पास क्या आ चुका है, 6 इंटू 6 इंटू 6। 6 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 3 बार मल्टीप्लाई है। इसका मतलब क्या, ये बन जाएगा आपके पास 6 क्यूब इज इक्वल्स टू क्या, इज इक्वल्स टू आपके पास इस तरफ बन जाएगा आर क्यूब। क्या हम आर की वैल्यू यहां पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आप देख के कह सकते हो कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपके आर की वैल्यू हो जाएगी 6। अच्छा यूनिट क्या लोगे, सारी चीजें सेंटीमीटर में थी तो यहां पे भी क्या यूनिट होगा, यहां पे भी आपका यूनिट सेंटीमीटर होगा। तो आपका जो रेडियस ऑफ स्फीयर आपको कैलकुलेट करना था, आपने वो यहां पे कैलकुलेट करके दे दिया है। आपका रेडियस ऑफ स्फीयर है 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो इन सारे स्टेप्स का ध्यान रखिएगा जब आप कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाते हैं। इन सभी स्टेप्स को आप बस बेसिक वाइज लगाइएगा, स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, हमेशा आंसर आता है। और एग्जाम में ये जो कन्वर्जन वाला टॉपिक है ना, इसका एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। कभी वो कोन को स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे, कभी वो सिलेंडर में कन्वर्ट कर देंगे, कभी वो क्यूबॉइड में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो कन्वर्जन कुछ भी हो सकता है, पर आपको रेडी होना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। बेसिकली ये कौन सा था, ये था हमारा एग्जांपल नंबर 8। किसका एग्जांपल नंबर 8, तो आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 13.3 है ना, उससे जस्ट पहले ये एग्जांपल नंबर 8 है आपके पास। चलिए, तो एग्जांपल 8 के खत्म होने के बाद हम आ सकते हैं एग्जांपल नंबर 9 पे। अब ये जो एग्जांपल नंबर 9 है ना, ये आपके एनसीईआरटी के सबसे बड़े क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि इसमें जो डेटा गिवन है दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, और जनरली जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इसीलिए हम इस एग्जांपल को पहले बहुत आराम से पढ़ते हैं, जितना भी इंफॉर्मेशन होता है उसको लिख लेते हैं, और फिर जो है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर है ये 9। सिल्वीज हाउस हैज एन ओवरहेड टैंक इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। सिल्वी का जो घर है, घर पे आपने कभी टंकी देखी है, होती है ना, घरों में एक टंकी होती है। तो सिल्वी के घर के ऊपर भी एक टैंक है। अब वो टैंक को ओवरहेड इसलिए बोला गया है, मतलब वो छत पे है। ओवरहेड का मतलब कहां पे है, वो छत पे है। इसका मतलब ये नहीं कि सिल्वी के सर पे है, उसके छत पे है। इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, और वो जो टैंक है किस शेप में है, वो सिलेंडर के शेप में है। चलिए, अच्छी बात है। दिस इज फिल्ड बाय pumping water from a sump an underground tank which is in the shape of a cuboid। आगे बोला गया है, देखो भाई, ऊपर टंकी है। अब टंकी में पानी अचानक कहीं जादू से तो आ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं से भरना पड़ेगा। तो कहां से ये पानी भरा जाता है, तो ये पानी भरा जाता है आपके पास एक पंप से। किससे, एक पंप द्वारा भरा जाता है। अब ये पंप पानी कहां से लाता है, तो ये पंप पानी लाता है आपके पास एक संप है। क्या है, संप। संप क्या होता है, तो एक अंडरग्राउंड टैंक है। तो यानी कि सिल्वी के घर में एक छत पे तो टंकी लगी थी, एक जमीन के अंदर अंडरग्राउंड टैंक है, जिसमें से पंप जो है पानी निकाल के कहां पे भेजता है, ऊपर टंकी में भेजता है। और उस अंडरग्राउंड टैंक का क्या नाम रखा गया है, यहां पे संप रखा गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। Which is in the shape of cuboid। और वो जो संप है उसका शेप क्या है, उसका शेप है क्यूबॉइड। यानी कि यहां पे हमें दो बातें क्लियर होती है। कौन सी दो बातें क्लियर होती है, कि यहां पे दो फिगर्स की बात चल रही है, दो सॉलिड फिगर्स की बात चल रही है। पहला तो जो ओवरहेड टैंक है वो सिलेंडर के शेप में है, और दूसरा जो संप है, अंडरग्राउंड टैंक कह लो या संप कह लो, वो आपके क्यूबॉइड के शेप में है। तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन से दो फिगर्स की बात यहां पे चलने वाली है। उसके आगे, द संप हैज डायमेंशंस 1.57 मीटर इंटू 1.44 मीटर इंटू 95 सेंटीमीटर। वो जो संप है ना, अंडरग्राउंड टैंक जो है ना, उसके डायमेंशंस दे दिए। डायमेंशन समझते हैं आप, क्यूबॉइड था ना, तो क्यूबॉइड के कितने डायमेंशंस होंगे, बताया था मैंने, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो आपको ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है कि लेंथ इतना है, विड्थ इतना है, और हाइट जो है इतना है। चलो, ये भी अच्छी बात है। द ओवरहेड टैंक हैज इट्स रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 95 सेंटीमीटर। वो जो ओवरहेड टैंक था वो सिलेंडर शेप का था। सिलेंडर का भी रेडियस होता है और हाइट होता है। उसका जो रेडियस दिया गया है वो दिया गया है 60 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइट दिया गया है वो आपको दे दिया गया है 95 सेंटीमीटर। डायग्राम बनाएंगे, पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम द सम्प व्हिच हैड बीन फुल। समझिए इस बात को, इस लाइन का मतलब समझिए। इस लाइन का मतलब यह है, पहले तो अभी तक का सिनेरियो समझो। अभी तक के सिनेरियो में दो बातें हो चुकी हैं, एक आपके छत के ऊपर टंकी है और दूसरा ग्राउंड के अंदर एक टंकी है। जो छत के ऊपर टंकी है उसको ओवरहेड टैंक बोला जा रहा है, वो सिलेंडर शेप में है, उसका रेडियस और हाइट दिया जा चुका है। दूसरी बात, जो ग्राउंड के अंदर टंकी है उसको सम्प बोला जा रहा है और वो क्यूबॉइड के शेप में है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है। अब टंकी में, जो ऊपर वाली टंकी है, ओवरहेड टैंक है, उसमें पानी भरा जा रहा है संप द्वारा। किससे? पंप के थ्रू पानी भरा जा रहा है। अब आप अपने ऊपर वाले ओवरहेड टैंक को भरना चाहते हैं, यानी कि संप में पानी रखोगे तो संप जो था, अंडरग्राउंड टैंक जो था, वो पहले से फुल था। क्या था वो? पहले से फुल, यानी कि जितना लेंथ ब्रेथ हाइट था ना, पूरा ऑक्यूपाई करके बैठा था पानी, थोड़ी सी भी और जगह उसमें नहीं बची थी। तो इस बात को याद रखिएगा कि आपकी जो अंडरग्राउंड टैंक है ऑलरेडी क्या थी? ऑलरेडी फुल थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए आपने अपने ओवरहेड टैंक को इस संप से पानी देना चालू किया, यानी कि पंप ने क्या किया? संप से पानी निकाला, ओवरहेड टैंक में डाला और निकाला और डाला, और कहीं जाके वो ओवरहेड टैंक जो है भर गई। चलो अच्छी बात है, भर गई। तो आपका जो संप है उसमें पानी खाली हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? बिल्कुल खाली हुआ होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना हाइट बचा होगा पानी का, किसमें? अंडरग्राउंड टैंक में या संप में। समझ पाए आप बात? शुरुआत में तो जितना हाइट था उतना ऑक्यूपाई किया होगा पानी, क्योंकि संप क्या था? फुल था। लेकिन जब उस संप से टंकी को भर दिया गया तो संप कुछ खाली हुआ होगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि खाली होने के बाद कितना हाइट पानी का बचा होगा, किसके अंदर? संप के अंदर। यह है आपका वो क्वेश्चन जो आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हमें इस क्वेश्चन के जो भी डायमेंशंस गिवन है उनको क्लियरली मेंशन आउट कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारा जो टर्म 2 एग्जाम है ये पूरी तरीके से सब्जेक्टिव है, और एग्जाम अगर सब्जेक्टिव है यानी कि स्टेप्स के मार्क्स हैं, आपको चीजें अलग अलग करके लिखनी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस आपको क्वेश्चन मिला, आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। तो देखिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम कैसे आंसर लिखते हैं। चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं संप की। संप यानी जो आपका अंडरग्राउंड टैंक था। चलिए इसके बारे में सर क्या बात करोगे? तो इसका एक बेसिक डायग्राम बना लो। ऑल्दो डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी बना लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं संप क्या था? क्यूबॉइड था। तो बेसिकली हमें क्या बनाना है? एक क्यूबॉइड बनाना है। तो एक क्यूबॉइड बनाना तो आप जानते हो कि दो रेक्टेंगल को क्या करो? आप कंस्ट्रक्ट कर दो। तो जो दो रेक्टेंगल को जब आप कंस्ट्रक्ट करोगे आपके पास एक क्यूबॉइड बन जाएगा। अब इस संप का लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन था। लेंथ देखो जरा कितना गिवन था, ये देख सकते हैं 1.57 मीटर। तो यहां पे बना लीजिए कि आपका जो लेंथ है वो हो गया 1.57 मीटर। डन। आपके पास विड्थ भी गिवन है, जो विड्थ है वो है 1.44 मीटर। तो आप जो है विड्थ को कर दो कितना? 1.44 मीटर। आपके पास हाइट भी गिवन है 95 सेंटीमीटर। याद रखिएगा यहां पे यूनिट्स का थोड़ा सा दिक्कत पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ चीजें मीटर में है और कुछ चीजें सेंटीमीटर में है। तो अब मैं यहां पे लिख देता हूं ऑफिशियली, ये तो मैंने डायग्राम बनाया पर मुझे लिखना भी पड़ेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? तो अरे पहले तो पेन चेंज करते हैं। हम बात कर रहे हैं संप की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं संप की। ये जो संप का शेप है कैसा है? संप का शेप है क्यूबॉइडल। अब इस क्यूबॉइडल शेप में सबसे पहले आपके पास क्या है? लेंथ गिवन है। अच्छा लेंथ को किससे दिखाओगे? स्मॉल एल से दिखाओगे। चलो बढ़िया। कितना गिवन है लेंथ? लेंथ गिवन है आपके पास 1.57 मीटर। ऐसा करो ना, ये मीटर में गिवन है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रख लो, कहीं ना कहीं तो काम आएगा। अच्छा मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको मालूम होगा 100 से क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। और आप ये जानते हो कि जब 1.57 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं इतना इंफॉर्मेशन तो नहीं दूंगा पर आप ये जानते हो कि ये 157 बन जाएगा, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो दोनों डिजिट हैं ये डेसिमल के आगे कूद जाते हैं, इतना तो आप जानते हैं। यानी कि 1.57 मीटर को मैं 157 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। चलो बढ़िया है। अब हमारे पास ब्रेथ भी गिवन है। ब्रेथ कितना होता है? ब्रेथ जो
होता है उसको आप बी से, स्मॉल बी से दिखा सकते हैं। आप ब्रेथ देख सकते हैं कितना है, 1.44 मीटर्स गिवन है। अब ब्रेथ भी मीटर्स में है, चाहो तो कर लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट, क्योंकि बाद में काम आएगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए वापस से आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 144 सेंटीमीटर में। तो ये हमें विड्थ भी मिल गई। हमें हाइट भी लिख लेना चाहिए क्योंकि काम आएगा। जो हमारा हाइट है उसको हम स्मॉल h से दिखाएंगे, और स्मॉल h कितना है, ये है आपके पास ऑलरेडी, देखो ये ऑलरेडी 95 सेंटीमीटर में है, यानी कि हमें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये हमने ये सारी चीजें लिख ली। अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओवरहेड टैंक की। एक वो ओवरहेड टैंक भी था ना, उसका शेप क्या था, सिलेंडर शेप था। चलिए तो पहले उस शेप को जरा हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो ओवरहेड टैंक जो था हमारा वो ऐसा सिलेंडर शेप का था, और उस सिलेंडर शेप में आपके पास कुछ रेडियस है और आपके पास हाइट है। तो रेडियस देख सकते हो 60 सेंटीमीटर है और हाइट देख सकते हो 95 सेंटीमीटर है। यानी कि इसका जो रेडियस हो गया, कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 60 सेंटीमीटर, और जो हाइट हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 95 सेंटीमीटर। डन डन। चलो तो इसके बारे में भी हम यहां पे लिख लेते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले तो हमने सम्प की बात करी, अभी हम बात कर रहे हैं ओवरहेड टैंक की। ओवरहेड टैंक की। अब ये ओवरहेड टैंक का शेप कैसा है, तो ओवरहेड टैंक का जो शेप है वो है आपका सिलेंडर। अब सिलेंडर में क्या क्या चीजें गिवन है, तो सिलेंडर में आपके पास सबसे पहली चीज गिवन है रेडियस, और रेडियस को आप जानते हैं आप स्मॉल r से दिखाते हैं, और देख सकते हो कि आपका रेडियस जो है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है। साथ में आप वहां पे हाइट भी मेंशन कर सकते हैं। अब हाइट को देखो, स्मॉल h तो पहले ही जा चुका है, अब क्या कैपिटल H यूज करोगे, मत यूज करो कैपिटल H। क्यों, तो इधर ध्यान से देखो जरा, जितना आप क्यूबॉइड का हाइट देख सकते हो उतना ही आप अपने सिलेंडर का हाइट देख सकते हो, यानी कि दोनों हाइट की जगह हम सेम सिंबल यूज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के दोनों कैसे हैं, दोनों के दोनों सेम है। यानी कि हम यहां पे लिख देंगे ये हाइट जो होगा ये भी स्मॉल h होगा, और इसकी वैल्यू भी 95 सेंटीमीटर होगी। तो ये कहानी अब बन चुकी है। ये अभी तक हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखा है, ये क्वेश्चन हमने अभी तो सॉल्व करना स्टार्ट भी नहीं किया। आप लोगों को लग सकता है कि सर इसकी जरूरत क्या है, हम तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं ना। अगर ये नहीं लिखोगे एग्जाम में, आपके मार्क्स डेफिनेटली कटते ही हैं। आपको मेंशन करना पड़ता है, आपको एक डायग्राम बनाना पड़ता है जिससे आप दिखा सको कि हां हमें क्वेश्चन समझ आया और हमने इसको ऐसे ऐसे सॉल्व किया। चलिए तो इतनी बात होने के बाद इसके बाद क्या, तो जैसा आपको इंफॉर्मेशन था कि संप से ओवरहेड टैंक को क्या किया जा रहा है, फिल किया जा रहा है। अगर संप से ओवरहेड टैंक को फिल किया जा रहा है, इसका मतलब धीरे धीरे संप में पानी कम होगा। अरे बिल्कुल सही बात है, ऊपर ओवरहेड टैंक है, नीचे संप है, संप में से पानी ट्रांसफर कर रहा है आपका पंप, किधर, ओवरहेड टैंक में। तो धीरे धीरे ऊपर वाली टंकी भरेगी, ओवरहेड टैंक भरेगा, और आपका संप क्या होगा, खाली होगा। आपको कहां रुकना है, आपको तब रुकना है जब ऊपर वाली टंकी पूरी भर चुकी है, यानी कि आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द संप। और ये कब निकालना पड़ेगा, जब ऊपर वाली टंकी पूरी तरीके से भर चुकी है। अब सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है आपको समझ ना आए। हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम of water left in the sump, volume of water left in the sump। भाई संप में कितना पानी बचेगा, तो भाई संप में कितना पानी बचेगा, क्यूबॉइड का संप का जितना वॉल्यूम था उसमें से किसका वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर दो, टंकी की वॉल्यूम, ओवरहेड टैंक की वॉल्यूम सब्सट्रैक्ट कर दो। खुद सोच के देखो, आपके पास ओवरहेड टैंक ने पानी भर लिया है, कहां से भरा है, संप से भरा है। तो संप के टोटल वॉल्यूम में से जब आप ओवरहेड टैंक के वॉल्यूम को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना पानी बचेगा वो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा। यानी कि हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द संप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ संप। क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ संप, और इसमें से माइनस क्या कर दिया, इसमें से हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक, वॉल्यूम ऑफ ओवर
हेड टैंक। ये चीज आप कर देंगे तो आपकी बात जो है बन जाएगी। अब बात बचती है कि संप की वॉल्यूम हम कैलकुलेट कैसे करें। अरे संप कौन सा शेप था, क्यूबॉइड का शेप था ना। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का तो फॉर्मूला मालूम है सभी को, लेंथ मल्टीप्लाइडेड बाय विड्थ मल्टीप्लाइडेड बाय हाइट। और ओवरहेड टैंक क्या था, सिलेंडर था। सिलेंडर के भी वॉल्यूम का फॉर्मूला मालूम है सभी को, पाई आर स्क्वायर एच। बढ़िया। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि हम कुछ चीजें कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि सबसे बेसिक चीज हम यहां से कॉमन निकाल सकते हैं वो है आपका स्मॉल एच। तो हम क्या करेंगे, हम स्मॉल एच को दोनों जगह से कॉमन निकाल लेंगे। तो अंदर बचेगा लेंथ मल्टीप्लाइडेड बाय ब्रेथ। ध्यान से देखिए, एच बाहर जा चुका है तो लेंथ मल्टीप्लाइडेड बाय ब्रेथ बचा। ये माइनस साइन यहां पे आ चुका है तो यहां पे पाई है और यहां पे आर स्क्वायर बचा है। ये चीज आपको करनी आनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज है। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। हमें जो लेंथ की वैल्यू मालूम थी, विड्थ की वैल्यू मालूम थी, पाई की वैल्यू मालूम थी, हम सब कुछ यहां पे पुट कर देते हैं। या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आप मत पुट करो। क्या मत पुट करो, अभी वैल्यूज मत पुट करो, वैल्यूज थोड़ी देर बाद पुट करना। चलो नहीं पुट करते हैं वैल्यूज, चाहो तो आप कर भी सकते हो, पर मेरा सजेशन ये होगा कि आप वैल्यूज अभी मत पुट करो। वैल्यू हम पुट करेंगे लास्ट में और हमारा आंसर एक बार में आएगा। वरना एक बार यहां पे वैल्यू पुट करोगे, फिर थोड़ा सॉल्व करोगे, फिर वहां पे वैल्यू पुट करोगे, फिर थोड़ा सॉल्व करोगे, और फिर दोनों को सॉल्व करने के बाद कहीं जाके आंसर लाओगे। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें कि हम वैल्यू एक ही बार पुट करें और फटाक से आंसर आ जाए। इसीलिए मैं वैल्यू यहां पे नहीं पुट करने जा रहा हूं। चलिए, तो हमारे पास कैलकुलेट होके क्या आ गया, सुनिए। हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुका है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। क्या आया है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट किसमें, इन सम्प। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प कितना आ चुका है, वो आ चुका है आपके पास ये चीज। तो लिख लीजिए h ब्रैकेट के अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस पाई आर स्क्वायर। ये चीज आपके पास आ चुकी है। क्या आपको ये चीज कैलकुलेट करनी थी, क्या आपको बचे हुए पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट करना था? बिल्कुल भी नहीं, आपको बचे हुए पानी का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना था। तो भाई कैलकुलेट क्या करना था, कैलकुलेट करना था आपको कि संप में जो बचा हुआ पानी है उसका हाइट कितना है। क्या कैलकुलेट करना था, यू हैव टू कैलकुलेट दैट कि संप में जो पानी बचा उस पानी का हाइट कितना है। अब ये हाइट वाली बात क्या बोल दी मैंने, तो ध्यान से सुनिएगा। इसके लिए एक एवरग्रीन फॉर्मूला है जो आप हमेशा आंख बंद करके लगा सकते हैं और हर बार आपको सही आंसर देगा। अभी देखो संप क्या है, पहली बात तो ये सुन लो, जो संप है ये क्यूबॉइडल है। क्या है, क्यूबॉइडल है। अगर क्यूबॉइडल के अलावा कोई और शेप भी होता तो जो फॉर्मूला मैं अभी बताने जा रहा हूं ये काम कर जाता। ठीक है, तो अभी क्यूबॉइड पे लगाएंगे और अभी धीरे धीरे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ना एग्जांपल के और एक्सरसाइजेस के, तब हम इस फॉर्मूले को और बार बार लगा के देखेंगे। तो मेरी बात सुनिएगा, हमें निकालना है हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर। किसमें हाइट ऑफ वाटर निकालना है हमें, लेफ्ट। कहां पे, लेफ्ट इन संप। हमें निकालना है कि कितना पानी का हाइट बचा है, किसमें, संप के अंदर। तो इसका फॉर्मूला ध्यान से सुनना, ये होगा आपके पास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन संप, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन संप। और इसको आप डिवाइड कर दें, आप इसको क्या करें, आप इसको डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, आप इसको डिवाइड कर दें बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वापस से सुन लो मैंने क्या बोल दिया, आप वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन संप को डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे बेस एरिया। किसका बेस एरिया, बेस एरिया ऑफ संप। संप का बेस एरिया तो निकाल लोगे ना, बिल्कुल निकाल लोगे। संप है कौन, क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का बेस एरिया हम जानते हैं निकालना, मैंने आपको सिखाया भी है। यानी कि जो हमारे हाइट का फॉर्मूला है वो यहां पे आ गया। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन संप डिवाइडेड बाय बेस एरिया ऑफ संप। अब देखो इधर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन संप, वो ये रहा। बेस एरिया ऑफ संप अभी बताता हूं, पहले हम पन्ना पलट लेते हैं। हमारे पास हाइट क्या आ चुका है, हमारे पास जो हाइट ऑफ वाटर है, वापस से सुनना, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन संप, हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट
इन सम्प। क्या आ चुका है? ये आ चुका है आपके पास, क्या आ चुका है? वापस से लिख दें, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, और इसको हमने डिवाइड किससे किया है? हमने इसको डिवाइड कर दिया है बेस एरिया। किसके बेस एरिया से? तो बेस एरिया ऑफ सम्प से। चलो बहुत बढ़िया। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना लेफ्ट हुआ है वो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना? h बाहर है, अंदर l इंटू बी है, माइनस पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे यूज कर लेते हैं हम। तो हमारा जो न्यूमरेटर है उसमें h बाहर आ गया, अंदर लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया, इधर माइनस पाई आर स्क्वायर आ चुका है। ये भी अच्छी बात है। बेस एरिया ऑफ सम्प कितना आएगा? अरे भाई सम्प क्या है? एक क्यूबॉइड है। क्या है सम्प? क्यूबॉइड। क्या क्यूबॉइड का कुछ बेस एरिया नहीं होगा क्या? इधर मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं, चलो इधर दिखा देता हूं। अगर आप जानते हैं कि जो आपका सम्प है एक क्यूबॉइड है, तो देखो जरा, ये क्यूबॉइड दिख रहा है। क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होता है? ये होता है क्यूबॉइड का बेस एरिया। कैसे निकालते हो क्यूबॉइड का बेस एरिया? लेंथ इंटू विड्थ। किसको किससे मल्टीप्लाई करते हो आप? जब आप लेंथ इंटू विड्थ कर देते हो तो आपको क्यूबॉइड का बेस एरिया मिल जाता है। तो चलो यही कर लेते हैं। यहां पे हम यहां पे क्या करेंगे? हम यहां पे लिख देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमारे पास सारी चीजों का वैल्यू मालूम है, हमें सिर्फ पुट करना है। नहीं मालूम क्या वैल्यूज? चलो देखें। आपके पास हाइट का वैल्यू मालूम है, मुझे याद है हाइट ये थी आपके पास 95 सेंटीमीटर। मुझे लेंथ का भी वैल्यू मालूम है, ये था आपके पास 157 सेंटीमीटर। मुझे विड्थ का भी वैल्यू मालूम है, ये था आपके पास 144 सेंटीमीटर। मुझे रेडियस की भी वैल्यू मालूम है, ये था आपके पास 60 सेंटीमीटर। और एक और चीज, मुझे पाई की भी वैल्यू मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन में पाई यहां पे दिया गया था कि पाई को यूज करिए आप 3.14, यानी कि हम लिखेंगे कि हमारे पास जो पाई की वैल्यू है वो है 3.14। चलिए सारी चीजों को हम फटाफट यहां पे पुट कर देते हैं, आंसर यूं आ जाएगा। तो ये क्या था? हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन सम्प। h की जगह हमने क्या पुट कर दिया? h की जगह हमने पुट कर दिया 95, डन। लेंथ की जगह हमने कितना पुट किया? लेंथ की जगह हमने पुट कर दिया 157, डन। विड्थ की जगह हमने पुट कर दिया 144, ये भी डन। पाई की जगह हमने पुट कर दिया 3.14, ये भी डन। रेडियस की जगह हमने पुट कर दिया 60 का होल स्क्वायर, ये भी डन। अगर डिनोमिनेटर की आप बात करो तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि 157 में मल्टीप्लाई कर दिया है आपने 144। याद रखिएगा सारी चीजें आप सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं, तो ये जो हाइट कैलकुलेट होके आएगी ये भी सेंटीमीटर में ही आने वाली है। अब इधर ध्यान से देखो, इधर 95 के साथ कोई भी चेंज नहीं होगा, आप इस 95 को यहीं पे रहने दें। इनफैक्ट थोड़ा सा इधर से लिखो, हमारे पास बहुत जगह बच जाएगी। इस 95 को आप यहीं पे रहने दीजिए, अंदर फोकस करो। ये 157 को अभी रहने दो, ये 144 को भी रहने दो, इधर फोकस करना, ध्यान से देखना। ये 3.14 है। कौन है ये? 3.14। क्यों ना मैं 3.14 को 314 अपॉन 100 लिख दूं? देखो जरा मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली उस पॉइंट को, उस डेसिमल को हटा दिया, तो 3.14 को क्या लिख दिया? 314 डिवाइडेड बाय 100। अच्छा, इधर तो 60 का होल स्क्वायर है, 60 का होल स्क्वायर कैसे आएगा? तो 60 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम है। क्या करना है? बेसिकली आपको 60 इंटू 60 करना है। इधर देखो 6 6 36 और 2 0 है, तो 3600। क्या बन गया? 3600, यानी कि यहां पे 60 की होल स्क्वायर की जगह आप 3600 लिख सकते हैं। तो जो आपका न्यूमरेटर है ना वो कुछ ऐसा बन चुका है। 3.14 को मैंने 314 अपॉन 100 लिख दिया, और 60 होल स्क्वायर की जगह मैंने 3600 लिख दिया। अब इसके बाद क्या? इसके बाद डिनोमिनेटर पे फोकस करिए। डिनोमिनेटर है आपके पास 157 इंटू 144। अब मेरी बात सुनना, इधर देखो, ऑल्दो दिख गया होगा, ये जो 2 जीरोस हैं इन 2 जीरोस से कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या क्या चीजें बची, चलिए देख लेते हैं। तो हम निकाल रहे हैं हाइट, और इसमें 95 ऑलरेडी बाहर है, अंदर आपके पास 157 इंटू 144 है। और अभी हमने देखा है कि कुछ चीजें कैंसिल हुई हैं, 2 0 से कैंसिल हो गया है, बचा है आपके पास 314 मल्टीप्लाइडेड बाय 36। चलिए लिख लेते हैं, हमारे पास यहां पे बचा है 314 मल्टीप्लाइडेड बाय 36। अगर आप डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि सर यहां पे तो 157 इंटू 144 है। अब आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इसको मल्टीप्लाई करने का सोच रहे होंगे, कर नहीं दिया होगा, सोच रहे होंगे, पर
हम बिना मल्टीप्लाई किए आंसर निकालेंगे। कैसे? तो सुनिएगा मेरी बात। ये जो 314 होता है ना, बड़ा कमाल का नंबर है। कैसे कमाल का नंबर है? तो इधर देखो, जब आप 157 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जरा 157 को 2 से मल्टीप्लाई करो। अब मैं कर नहीं रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता देता हूं। ये बनता है आपके पास 314, यानी कि जो 314 होता है ये बेसिकली 157 इंटू 2 होता है। क्या होता है? 157 इंटू 2। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि इस 95 को तो हम बाहर रहने देंगे, इस 157 इंटू 144 को भी बाहर रहने देंगे, कोई टेंशन नहीं। इस 314 को हम 157 इंटू 2 लिख सकते हैं, और ये हमने 36 भी अंदर रहने दिया, कोई टेंशन की बात नहीं। डिनोमिनेटर में आप फोकस करोगे तो ये 157 इंटू 144 हो जाएगा। देखो अब यहां पे भी 157 है, यहां पे भी 157 है, यानी कि कॉमन लेना तो बनता है, तो ले लो कॉमन। बाहर पहले से ही 95 था, ये 157 कॉमन आ चुका है। अंदर क्या बचा? अंदर बचा आपके पास 144, और इधर देखिए क्या बचा, इधर बचा 2 और इधर बचा 36। क्यों ना मैं 2 इंटू 36 कर दूं? अरे भाई ये 2 जो है 36 से मल्टीप्लाई हो सकता है। करना आता है क्या? नहीं आता। देख लो, जब आप 36 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 72, यानी कि आप क्या लिख देंगे? ये बन जाएगा आपके पास 72। ध्यान से देखिएगा, मैंने 157 को दोनों में से कॉमन निकाल लिया है और फिर मैंने 36 में जो है 2 का मल्टीप्लाई किया। अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो अभी भी देख सकते हो आप, 157 है और 140, अरे ये क्या लिख दिया, 157 है और 144 है। अब इधर फोकस करो, ये वाला 157 इस वाले 157 से कैंसिल हो चुका है। डन। अब इधर और देखिएगा, ये 95 है, इधर अंदर देखिए 144 माइनस 72। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, 144 में से 72 को घटा रहा हूं। जब आप घटाओगे ना तो आपको मिलेगा 72। कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 72, यानी कि 144 माइनस 72 होता है आपके पास 72, और डिनोमिनेटर पे आप फोकस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। अब मेरी बात सुनना एक बार वापस से, जब 72 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 144। क्या मिलता है? जब 72 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 144, यानी कि ऐसा करो ना, इसको ऐसा लिख दो, ये आपके पास 95 है, ये आपके पास 72 है, ये जो डिनोमिनेटर है ना 144, इसको लिख दो ना 72 मल्टीप्लाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अब इस 72 को इस 72 से कैंसिल कर दो। क्या फायदा हुआ जब आपने 72 को 72 से कैंसिल कर दिया? फायदा यह हुआ कि आपके पास देखो कौन कौन बचा, ऊपर बचा 95, नीचे कौन बचा, नीचे बचा आपके पास 2, यानी कि आपके पास जो फाइनल आंसर है वो बन चुका है 95/2। अच्छा किस में आएगा ये आएगा सेंटीमीटर में, याद रखिएगा। अच्छा निकाल क्या रहे थे, ये याद है कि नहीं? निकाल रहे थे हम कि कितना हाइट बचेगा, किसका कितना हाइट बचेगा, आपके पानी का। किसके अंदर? संप के अंदर। संप यानी वो जो अंडरग्राउंड टैंक था ना क्यूबॉइडल, उसमें कितना हाइट बचेगा आपके पानी का, तो वही चीज हम कैलकुलेट कर रहे थे। और कितना आया आंसर? आंसर आया है आपके पास 95/2। अब ये 95/2 की वैल्यू कितनी होती है? तो ऐसा करो, 95 को 2 से डिवाइड कर लो। चलो कर लेते हैं। ये रहा बाहर आपके पास 95 और अंदर रहा 95, बाहर रहा 2, तो 2 4 जा होता है 8, तो 9 में से 8 गया तो 1, ये 5 जो है डिनोमिनेटर में नीचे उतर चुका है। 2 7 जा होता है आपके पास 14, 15 में से 14 गया तो 1, ये आपने लगा दिया है पॉइंट और ये आ गया 0, और 2 5 जा होता है आपके पास 10, यानी कि ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो हमारा जो हाइट बचा है पानी का वो कितना बचा है? वो बचा है 47.5 सेंटीमीटर। कितना बचा है? वो बचा है आपके पास 47.5 सेंटीमीटर। अगर आप यहां तक अराइव कर जाते हैं, यानी कि जो आपका कैलकुलेशन है वो पूरी तरीके से सही है और कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि जो कैलकुलेशन मैंने यहां पे आपको करके दिखाया, ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा। अब आप बोलोगे सर आपने तो इतने सारे स्टेप कर दिए और आप बोल रहे हो आपको इजी लगा होगा। इतने सारे स्टेप मैंने इसलिए किए क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। अगर आप ये चीज एक बार अंडरस्टैंड कर जाते हैं, फिर आपको करने में कहीं कोई मुसीबत नहीं होने वाली है। तो हमने क्वेश्चन का जो पार्ट था
वो खत्म कर लिया। क्या हमने कर लिया? हमने ये कर लिया है कि कितना हाइट जो था हमने वो निकाल लिया है। पर क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन में एक और हिस्सा है। और क्या है वो बोल रहा है कि कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम्प। बोला गया है कि आपको कंपेयर करना है। क्या कंपेयर करना है? कि सम्प की कैपेसिटी कितनी है और टैंक की कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम का कंपैरिजन करना है। किनके वॉल्यूम का? ओवरहेड टैंक और वॉल्यूम ऑफ सम्प। तो ये तो बड़ा आसान है, कैसे कंपेयर करोगे? अच्छा, किसको किससे कंपेयर करना है? तो देख लो, कैपेसिटी ऑफ टैंक विद दैट ऑफ सम्प, यानी कि आपको वॉल्यूम ऑफ टैंक ऊपर होगा और वॉल्यूम ऑफ सम्प नीचे होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले किसको बोला गया है? पहले आपके टैंक को बोला गया है और बाद में किसको बोला गया है? सम्प को बोला गया है। यानी कि जब हम यहां पे कंपेयर करेंगे, चलिए कर लेते हैं कंपेयर, तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हम लिखते हैं, पहले तो हम लिखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कंपेयर। हम क्या कंपेयर कर रहे हैं? हम कंपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम्स। किसके वॉल्यूम्स को हम कंपेयर कर रहे हैं? तो हम कंपेयर कर रहे हैं वॉल्यूम्स ऑफ, पहले कौन आएगा? पहले आएगा आपके पास टैंक, और दूसरे पे कौन आएगा? दूसरे पे आएगा आपके पास सम्प। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अच्छा, याद रखना, वहां पे कैपेसिटी वर्ड यूज किया गया था। ये जो कैपेसिटी वर्ड है, इसका मतलब सॉलिड फिगर में, यानी कि जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आप पढ़ रहे हो, यानी कि समझ जाना, जैसे ही कैपेसिटी वर्ड यूज हुआ, इट मींस वर्ड है वॉल्यूम। तो हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अब कंपेयर वॉल्यूम में करना है, और पहले कौन है? पहले है आपका टैंक, और दूसरे पे कौन है? दूसरे पे है आपका सम्प। चलो तो लिखते हैं इसको, हम इसको ऐसा लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सम्प। क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सम्प। अब मुझे आप ये बताइए कि टैंक कौन था? अरे भाई, टैंक तो सिलेंडर था। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। ये लिया था ना हमने सिलेंडर जो था स्मॉल आर और स्मॉल एच ही लिया था, तो बात बन जाएगी। और जो आपका सम्प था वो क्यूबॉइडल था, और क्यूबॉइडल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो चलिए पुट कर देते हैं, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया आपके पास हाइट। अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू आप जानते हो कि कितना पुट करोगे? आप पुट कर दोगे 3.14। रेडियस की जगह आप जानते हैं कि आप पुट करेंगे 60 का होल स्क्वायर। हाइट की जगह आप जानते हैं आप पुट कर देंगे 95। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, एच से एच को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं किया तो अगले स्टेप में कर देंगे, हो जाएगा कैंसिल। लेंथ की जगह आप पुट कर सकते हैं 157, विड्थ की जगह आप पुट कर सकते हैं 144, और हाइट की जगह वापस से आप पुट कर सकते हैं 95। चलिए, तो ये 95 जो है इस 95 से कैंसिल हो चुका है। अब इधर ध्यान से फोकस करिएगा, ये जो 3.14 है वही बात वापस से इसको 314 अपॉन 100 लिख दो। 60 का होल स्क्वायर आप जानते हो 3600 होगा। अब इसको ऐसा लिख दो, डिनोमिनेटर में आपके पास 157 इंटू 144 है। अब इधर देखो, ये जो दो जीरो है इन दोनों जीरो से कैंसिल हो चुके हैं, तो क्या क्या बचा आपके पास? ऊपर आपके पास बचा है 314, इस तरफ आपके पास बचा है 36, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में आपके पास है 157 इंटू 144। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं। अब जरा फटाफट देखना, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 157 में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास बनता है 314, है ना। तो ये आप ऐसा कर दो ना, चलो इधर देखो क्या लिखूंगा। ये जो 314 है मैं इसको लिख देता हूं 157 मल्टीप्लाइडेड बाय 2। किसको लिख देता हूं मैं ऐसा? 314 को। और डिनोमिनेटर में तो 157 है ही। अब वापस से सुनना, न्यूमरेटर में 36 है, इधर कुछ मत करो। ये जो नीचे 144 है ना, इधर सुनना, जब 36 में आप 4 मल्टीप्लाई करते हो तो मालूम है क्या मिलता है? आपको मिलता है 144। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, यानी कि आप यहां पे क्या लिख देंगे? 144 की जगह आप यहां पे लिख देंगे 36 मल्टीप्लाइडेड बाय 4। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 157 जो है 157 से कैंसिल हो गया, 36 जो है 36 से कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। यानी कि सब कुछ कटने पिटने के बाद
बाद क्या बचा आपके पास? सिर्फ डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में कितना बचा? 1 बचा। यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इसका वैल्यू हमने कितना निकाला? इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है 1/2। तो हमने कंपेयर कर लिया। हमने क्या कंपेयर किया कि वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प क्या है? 1/2। अब इसका इंटरप्रिटेशन भी समझिए, सिर्फ कंपेयर करने से बात नहीं बनेगी। सुनना, इसका इंटरप्रिटेशन हमने ये लिखा कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प, वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन वॉल्यूम ऑफ सम्प, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/2। अब इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? तो सुनिए, इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा। ये जो 2 है ये इस तरफ आ सकता है, और ये जो वॉल्यूम ऑफ सम्प है क्या ये इस तरफ आ सकता है? बिल्कुल, ये तो बेसिक सा प्रोसीजर है। जब भी इक्वल टू का साइन रहता है तो डिनोमिनेटर जब इस तरफ आता है तो मल्टीप्लाई या न्यूमरेटर में आ जाता है, और इस तरफ का भी डिनोमिनेटर उस तरफ न्यूमरेटर में चला जाएगा। यानी कि मैं जब इस 2 को इस तरफ ले आऊंगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक। क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सम्प। देख लो स्टेटमेंट को, क्योंकि ये स्टेटमेंट आप लिखोगे तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि आपका जो सम्प का वॉल्यूम है आपके टैंक के वॉल्यूम का क्या है? डबल है। याद रखिएगा, स्टेटमेंट का मतलब इंटरप्रिटेशन हमको लिखना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट मीन्स दैट द वॉल्यूम ऑफ सम्प इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो इसको लिख भी देता हूं। ये क्या मतलब होता है? आप ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सम्प, वॉल्यूम ऑफ सम्प इज ट्वाइस, क्या है भाई? ट्वाइस दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक। वॉल्यूम ऑफ सम्प इज ट्वाइस दैट ऑफ वॉल्यूम ऑफ टैंक। ये स्टेटमेंट जब आप पूरा लिखोगे ना तब जाके आपका आंसर जो है आ जाएगा। तो इतने पे जाके आपको रुक जाना है, आपका कैलकुलेशन जो है पूरा हो चुका है। अब थोड़ी सी भी मेहनत आपको नहीं करनी है। अगर आप इतना कर लेते हैं यानी कि काम जो है खत्म हो चुका है। तो ये मैंने बोला था ना, आपके एनसीईआरटी के सबसे लंबे और बड़े क्वेश्चन में से एक है। पर याद रखना, इसके कैलकुलेशन में हमें परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को इससे पहले सॉल्व किया होगा तब आपको कैलकुलेट करने में डेफिनेटली परेशानियां हुई होंगी, क्योंकि इसमें डेसिमल्स का कैलकुलेशन है और हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें। पर जैसे मैंने सिखाया आपको कि आपको हर कदम पे वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। आप तो सॉल्व करते चलो करते चलो करते चलो, और लास्ट स्टेप पे वैल्यूज पुट करना, चीजें इतनी आसानी से कैंसिल होंगी और आंसर जो है फटाफट आ जाएगा। हां, आप कह सकते हो कि सर आपको तो इस क्वेश्चन को समझाने में इतना टाइम लगा क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है, मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व करता मुझे 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगने वाले हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं तो आपको तो इसको करने में 1.5 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। चाहो तो घर पे ट्राई कर लो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको 2 मिनट के अंदर ही बनेगा। बट पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 9 है इसका सोल्यूशन यहां पे होता है खत्म। और अब जो है हम आ सकते हैं कहां पे? अब आ सकते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 10 पे। तो वापस से हम इसको पहले पढ़ लेते हैं, अगर कोई रिस्पेक्टिव डायग्राम बनता है तो बना लेते हैं और फिर जो है इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले पढ़ने से। A copper rod of diameter 1 centimeter and length 8 centimeter is drawn into a wire of length 18 meter of uniform thickness. Find the thickness of wire. देखो सर, आपने क्या क्या बोल दिया, हमें कुछ नहीं समझ आया। कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली क्वेश्चन में बड़ी सिंपल सी बात बोली गई है। आपके पास क्या है, सुनना, मैं लिख के दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपके पास बेसिकली एक कॉपर का रॉड है। क्या है आपके पास? कॉपर का रॉड। कौन है? कॉपर का रॉड। ये जो कॉपर का रॉड है, चलो इसका डायग्राम भी बना देता हूं। अगर कॉपर का रॉड है तो रॉड कैसा दिखेगा? रॉड कुछ ऐसा दिखेगा, आई थिंक डेफिनेटली ऐसा ही कुछ दिखेगा, कुछ सिलेंडर शेप का। अब इस कॉपर रॉड का आपको डायमीटर दिया गया है। डायमीटर कितना दे दिया गया है? डायमीटर दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। आपको लेंथ दे दिया गया है, लेंथ दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर और लेंथ ये दोनों चीजें आपको दे दी गई हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। पहली
पहली बात तो आप ये याद रखना कि कॉपर रॉड जो है ये कौन है, ये आपके पास सिलेंडर शेप का है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको डायामीटर दिया गया है, और डायामीटर कितना है, ये दिया गया है 1 सेंटीमीटर। यानी कि हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जो इसका रेडियस कैलकुलेट करेंगे, हम लिख देंगे रेडियस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, ये कितना होता है, डायामीटर का आधा, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास रेडियस जो है कैलकुलेट होके आ चुका है। यहां पे हमारे पास, आप इसको डेफिनेटली सिलेंडर है तो आप इसको लेंथ कह सकते हो, पर लेंथ से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं महसूस करता हूं वो होगा हाइट। क्या बोलूं मैं इसको, हाइट बोलूं, जिससे कन्वीनियंस रहे कि हाँ भाई सिलेंडर है ना तो रेडियस और हाइट होनी चाहिए। ऑल्दो आई नो कि दैट इज लेंथ, बट यस वी कैन से इट इज हाइट। तो हम यहां पे लिखेंगे कि हाइट ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर। अच्छा, कौन सा सिंबल यूज करोगे, अगर कैपिटल आर यूज कर ही लिया है तो ऐसा करो ना, कैपिटल एच यूज कर लो, और हाइट ऑफ सिलेंडर है आपके पास 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिया, ये हमने हाइट ऑफ सिलेंडर यहां पे लिख लिया। डन। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, हमारे पास कैपिटल आर और हमारे पास कैपिटल एच आ गया। अब मेरी बात सुनिएगा, ये जो आपके पास कॉपर रॉड है, इस कॉपर रॉड को एक वायर में कन्वर्ट कर दिया गया। किस में कन्वर्ट कर दिया गया है, कॉपर के वायर में। तो सुनते जाइएगा, दिस कॉपर रॉड हैज बीन कन्वर्टेड टू कॉपर वायर। तो सुनना, ये आपके पास कॉपर रॉड था, बढ़िया, ये आपके पास कॉपर रॉड था, लिख लो कौन है ये आपके पास कॉपर का रॉड है, और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है कॉपर के वायर में। किस में, कॉपर के वायर में। अच्छा, कॉपर का वायर है मतलब एकदम पतली सी वायर होगी, तो बड़ी पतली सी वायर जो है ऐसे आप बना दो। अब कितना लेंथ है, थिकनेस है, हम वो बाद में देखेंगे, पर ये हमने बना दिया। अब ये बात सुनना, कॉपर का रॉड भी सिलेंडर था और कॉपर का वायर जो है ये भी क्या है, ये भी आपका सिलेंड्रिकल शेप का ही है। अब ये जो आपका कॉपर का वायर है, आपको इसका लेंथ दे दिया गया, कितना लेंथ दे दिया गया, 18 मीटर लेंथ आपको दे दिया गया। तो यहां पे जाके लिख लो ना कि इसका जो लेंथ है वो कितना है, वो आपके पास है 18 मीटर। कितना है आपके पास, वो आपके पास है 18 मीटर। डन, ये हमारे पास लेंथ हो गया। तो ऐसा करते हैं, यहां पे जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उनको हम लिखते चलते हैं। हमारे पास आ चुका है कौन, हमारे पास आ चुका है कॉपर का वायर। कौन आ चुका है, हमारे पास आ चुका है कॉपर का वायर, और कॉपर का वायर जो है उसका हमारे पास आ चुका है सबसे पहले लेंथ। क्या आ चुका है, लेंथ, और लेंथ हम देख सकते हैं। अच्छा, लेंथ बोलना सही रहेगा क्या, ऑल्दो गलत तो नहीं है, पर जैसा कि हम देख सकते हैं, सुनना मेरी बात, ऐसा करो ना, ये कॉपर वायर भी कौन है, कॉपर वायर भी तो सिलेंडर ही है ना, तो इसको लेंथ वेंथ मत बोलो, क्या बोलो, इसको तो हाइट बोल दो। क्या बोल दो, हाइट बोल दो। तो लिख दो हाइट, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ये जो कॉपर वायर है ये भी सिलेंडर है तो इसका भी हाइट। अब पिछले केस में कैपिटल एच यूज किया है ना, तो यहां पे स्मॉल एच यूज कर लो, और ये स्मॉल एच हो चुका है आपके पास 18 मीटर के इक्वल। अब मेरी बात सुनिएगा, अभी पिछले केस में सारी चीजें सेंटीमीटर में थी, अब इस केस में आपने सारी चीजें मीटर में ले ली, यानी कि आपको मीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। अब मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास जो हाइट आ जाएगा आपके किसका, वायर का, वो आ जाएगा 1800 क्या, सेंटीमीटर। ये आपने क्या निकाल लिया, या आपने अपना स्मॉल एच की वैल्यू निकाल ली। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये जो आपने वायर बनाई ना, कौन सी वायर, ये जो 18 मीटर की लंबी वायर बनाई, इस वायर का कुछ थिकनेस होगा। थिकनेस समझते हो, वायर की थिकनेस, वायर की थिकनेस का मतलब ये चौड़ाई, कौन, इस थिकनेस की बात चल रही है। ये वायर का जो थिकनेस होगा आप इसको कैलकुलेट करके हमें बता दो। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, ये आपने वायर कैसा है, सिलेंडर जैसा है, वो जो थिकनेस है कौन दिख रहा है, क्या आपको सिलेंडर का डायमीटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे तो दिख गया। यानी कि थिकनेस कैलकुलेट करने का मतलब है कि आपको बेसिकली डायमीटर कैलकुलेट करके दे देना है। देख लो ना, आपका जो कॉपर वायर है एक सिलेंडर जैसा है, लेंथ को हमने हाइट बोल दिया, तो जो थिकनेस दिख रही है वो डेफिनेटली कौन है, सिलेंडर का डायमीटर है। यानी कि आपको थिकनेस के नाम पे कौन मांग लिया, आपको डायमीटर मांग लिया गया। तो आप लिख देंगे यहां पे, क्या लिख देंगे कि हमें कैलकुलेट करने को बोली गई है थिकनेस। कौन, हमें कैलकुलेट करने को बोली गई है थिकनेस, और थिकनेस जो है एक्चुअली किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा डायमीटर के इक्वल। अच्छा, और डायमीटर किसके इक्वल होता है,
डायामीटर होता है इक्वल 2 मल्टीप्लाइडेड बाय रेडियस। अरे भाई रेडियस का डबल होता है ना डायामीटर, तो 2 मल्टीप्लाइडेड बाय रेडियस। अच्छा, अब ये जो कॉपर वायर है देखो, इसमें हाइट को स्मॉल h लिया है तो रेडियस को स्मॉल r दिखा दो ना, यानी कि जो आपका थिकनेस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू 2r हो जाएगी। यानी कि बस आप इसका रेडियस कैलकुलेट कर दो, ये जो लंबा सा सिलेंडर है, बात खत्म, थिकनेस तो यूं आ जाएगा। चलो कर दें, अब खुद सोच के देखो कॉन्सेप्ट कौन सा लगाएंगे, वही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट वॉल्यूम कंजर्वेशन का। अरे बिल्कुल लग सकता है, इधर का जो वॉल्यूम है इस तरफ के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। और कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम हम लगाएंगे कैसे, तो कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम लगाने के लिए एज सच आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस इधर देख लो। कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम करने के लिए आपके पास दो चीजों का वॉल्यूम है, एक है कॉपर रॉड और दूसरा है आपके पास कॉपर वायर। तो इन दोनों का वॉल्यूम सेम कर दो, तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड, वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर के। तो आप लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉपर रॉड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर। जैसे ही आप लिखेंगे ना, बात यहां पे बन जाएगी। अच्छा, अब कॉपर रॉड का वॉल्यूम कैसे निकालोगे, अरे भाई कॉपर रॉड क्या था, एक सिलेंडर था, और कॉपर रॉड में हमने डायमेंशंस क्या लिए थे, कैपिटल आर और कैपिटल एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम के हिसाब से हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर का होल स्क्वायर कैपिटल एच, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। सिमिलरली अगर कॉपर वायर था, वो भी सिलेंडर था, उसमें हमने स्मॉल आर और स्मॉल एच की बात करी थी, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पे पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, यहां पे भी कोई परेशानी नहीं। आप दोनों तरफ पाई को कैंसिल कर सकते हो, बिल्कुल, तो ये वाले पाई ने इस वाले पाई को कैंसिल कर दिया, यानी कि आपके पास बचा है आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर एच, आप लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हमें कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट करना था थिकनेस ऑफ कॉपर वायर, और थिकनेस के लिए जरूरी थी रेडियस, यानी कि अगर रेडियस कैलकुलेट हो जाती है तो थिकनेस जो है खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब रेडियस यानी कि स्मॉल आर हम कैलकुलेट करें कैसे, तो इधर देखिए कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास थी, कितनी थी कैपिटल आर की वैल्यू, देख सकते हो आप 1/2, तो यहां पे रख दो 1/2 का होल स्क्वायर। कैपिटल एच की भी वैल्यू आपके पास नोन थी, वो थी 8, तो यहां पे आप रख दीजिए 8। स्मॉल आर की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो इसको आप स्मॉल आर रहने दीजिए। स्मॉल एच की वैल्यू आपने निकाल ली थी, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। स्मॉल एच की वैल्यू है आपके पास 1800 सेंटीमीटर, यानी कि आप यहां पे 1800 सेंटीमीटर को पुट कर दीजिए। अब बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर, ये डेफिनेटली हम 1/4 लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। ये 8 है, अच्छा ये 1800 क्या है, इस तरफ मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको आरएचएस से एलएचएस में लेके आओगे तो क्या ये डिवाइड में नहीं चला जाएगा क्या, अरे ये तो बड़ा बेसिक सा मैथ्स है, ये तो सभी को आता है। उधर आपका 1800 मल्टीप्लाई में था, इस तरफ जब आएगा तो डिवाइड में तो चला ही जाएगा। अब इधर देखो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हम लिख सकते हैं, यानी कि इधर देखिए आपके पास ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1800, और कुछ कैंसलेशन हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, यानी कि जो फाइनल वैल्यू बची है वो कुछ ऐसी बची है 1/900 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या बना है आपके पास बन गया 1/900 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यही चीज का हम इस्तेमाल करेंगे। और इधर देखिए ध्यान से, हमने लिखा, हम इसको ऐसा लिख देते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900। अब इधर देखना आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/900 है, अरे 900 को ऐसा लिख दो ना 30 का होल स्क्वायर, जब 30 का होल स्क्वायर करते हो तो 900 बनता है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर और फोकस करिए, तो ये आर स्क्वायर हो गया, इसको ऐसा लिख दो 1/30 का होल स्क्वायर, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, 1 का होल स्क्वायर तो 1 होगा, 30 का होल स्क्वायर आपको 900 दे देगा। तो अब इधर देखो, इधर आर स्क्वायर है, इधर 1/30 का होल स्क्वायर है, इसका सीधा सा मतलब है कि आर की वैल्यू कितनी है 1/30 है। अच्छा, सारी चीजें किसमें थी, सेंटीमीटर में थी, यानी कि ये चीज भी किसमें आ जाएगी, ये चीज भी आपके सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो आपने रेडियस की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली 1/30 सेंटीमीटर। क्या आपको रेडियस कैलकुलेट करना था, नहीं सर, हमको कैलकुलेट करना था थिकनेस, और थिकनेस के लिए आपने कुछ बताया था कि थिकनेस जो होगा वो डायमीटर के इक्वल होगा या 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, या थिकनेस जो होगा 2r के इक्वल होगा। यानी कि अगर हम थिकनेस निकालना चाहते हो तो हम लिख देंगे थिकनेस इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे थिकनेस इज इक्वल्स टू 2r। अब r की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा
जाएगा 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 1/30। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 होता है 2 और 2 15 होता है 30, यानी कि थिकनेस की जो वैल्यू है वो आ चुके हैं 1/15 क्या सेंटीमीटर में। सो हियर इज द थिकनेस विच इज 1/15 सेंटीमीटर। अब ये कितना अजीब सा नंबर लग रहा है 1/15 सेंटीमीटर, ऐसा भी कोई थिकनेस होता है क्या? इसको थोड़ा सा और अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाओ। तो देखिए आपके पास जो थिकनेस है अभी आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 1/15 सेंटीमीटर। ऐसा करो ना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो। आता है कन्वर्ट करना? बिल्कुल आता है मुझे। तो सेंटीमीटर को अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दें। किसका मल्टीप्लाई कर दें? 10 का। जब आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट होगा? मिलीमीटर में। अब इधर देखिए जरा, 5 3 होगा 15, 5 2 होगा 10, यानी कि ये बनेगा आपके पास 2/3 मिलीमीटर। क्या बनेगा? 2/3 मिलीमीटर। और 2/3 को सॉल्व करोगे तो क्या बनता है? 2/3 सॉल्व होके आता है 0.6666, याद होगा, और आखिरी में लगा दो मिलीमीटर। यानी कि थिकनेस की जो वैल्यू है, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत कम जगह बची है, ध्यान से देखिएगा, जो आपके थिकनेस की एक्चुअल वैल्यू है वो कुछ ऐसी आ रही है 0.6666, कभी खत्म ही नहीं हो रही है। ऐसे केस में मैंने आपको सिखाया था कि आप राउंड ऑफ का इस्तेमाल करते हैं और फाइनल आंसर कितना लिखोगे? 0.67 सेंटीमीटर, यानी जो थिक हो सेंटीमीटर नहीं सर, मिलीमीटर। कितना लिख देंगे? 0.67 मिलीमीटर। और इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर है थिकनेस का वो आ गया है। कितना आया है? 0.67 मिलीमीटर। और यही आंसर आपको एग्जैक्ट एनसीईआरटी में मिलता है, यानी एनसीईआरटी आपसे ये आंसर निकालने की उम्मीद करता है। और मालूम है कि आपकी गाड़ी कहां अटक जाती है? आपकी गाड़ी यहां पे अटक जाती है और अब आप सोचते हो कि यहां से यहां हम जाएं कैसे? कैसे डिवाइड करें? 1 को 15 से डिवाइड करें क्या? तो 1 को 15 से किसी ने डिवाइड करने को नहीं बोला, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर खुद ब खुद यहां पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कौन सा था एग्जांपल, ये एग्जांपल नंबर था 10, वो खत्म हो चुका है। एग्जांपल नंबर 10 हो गया है खत्म, यानी कि अब हम किसकी तरफ बढ़ सकते हैं? हम बढ़ सकते हैं एग्जांपल नंबर 11 का तरफ। अब याद करना, इस वीडियो का जो स्टार्टिंग मैंने टारगेट बताया था, मैंने बोला था इस वीडियो के अंदर मैं 4 एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा, 8 9 10 और 11। तो 8 9 10 तीनों डिस्कस कर चुका हूं। अब ये लास्ट एग्जांपल डिस्कस करने जा रहा हूं, एग्जांपल 11। और ये जो एग्जांपल 11 है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको थोड़ा हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और फिर जो है ये कहीं जाके सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। A hemispherical tank full of water is emptied by a pipe at the rate of 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। बेसिकली आपके पास एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो कि पूरी तरीके से किससे भरा है? पानी से भरा हुआ है। उसको खाली किया जा रहा है एक पाइप की मदद से, और उस पाइप का जो पानी खाली करने का रेट है वो कितना है? इतना है। ठीक है, चलो, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी हाफ द टैंक? क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस टैंक में से आधे पानी को खाली करने में, यानी कि हमें पूरी टैंक खाली नहीं करनी, हमें सिर्फ आधी टैंक खाली करनी है। इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर, और जो आपका हेमिस्फेरिकल डायमीटर है टैंक का वो कितना है? 3 मीटर है। तो सबसे पहले तो एक डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक की बात चल रही है, तो हमने ये हेमिस्फेरिकल टैंक जो है यहां पे कंस्ट्रक्ट कर लिया। इस हेमिस्फेरिकल टैंक का आपके पास डायमीटर भी गिवन है, और वो कितना गिवन है? वो आपके पास गिवन है 3 मीटर। तो चलिए यहां पे हम इंफॉर्मेशन लिखना चालू करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की। तो चलिए उसको लिख देते हैं। हेमिस्फीयर में जो सबसे पहली चीज हम देख सकते हैं वो देख सकते हैं डायमीटर। और डायमीटर कितना है? तो डायमीटर जो है आपके पास वो है आपके पास 3 मीटर, यानी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस। तो रेडियस कितना हो जाएगा? तो रेडियस जो है वो हो जाएगा आपके पास डायमीटर का आधा। अच्छा, रेडियस का सिंबल क्या यूज करोगे? कैपिटल आर यूज कर लो या स्मॉल आर यूज कर लो, दोनों ही चल जाएंगे। तो स्मॉल आर यूज कर लीजिए, वो होगा डायमीटर का आधा, यानी कि 3/2 मीटर। तो इस तरीके से आपने यहां पे रेडियस कैलकुलेट कर ली। कितनी कैलकुलेट कर ली? 3/2 मीटर कैलकुलेट कर ली। अब क्या? तो आप बेसिकली क्या करेंगे? आप इस टैंक में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, यानी कि अभी जो टैंक है फुल ऑफ वाटर है, ये यहां पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, टैंक इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि जितना पानी है इसके अंदर वो पूरा का पूरा वॉल्यूम फिल कर रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं।
चलिए तो हम इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होता है, ये तो बड़ा जाना पहचाना फॉर्मूला है, ये होता है 2/3। क्या होता है? एक सेकेंड, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। वो क्या होता है? वो होता है आपके पास, अरे कहां गया, ये रहा, हाँ, 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारे पास पाई की वैल्यू नोन है क्या? देख लीजिए, पाई की वैल्यू, हाँ, 22/7 हमें यूज करनी है, तो हम यूज कर लेंगे। 2/3 को हम 2/3 रहने देंगे, इसको रहने दीजिए आप 2/3। पाई की जगह आप पुट कर दो 22/7। कैपिटल आर मत यूज करो सर, आपने जब स्मॉल आर लिया था तो स्मॉल आर बोलो ना, स्मॉल आर क्यूब। और स्मॉल आर कितना लिया था ये देखो जरा, 3/2 है। तो चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं 3/2 का होल क्यूब। अब इसको हम फटाफट जो है सॉल्व कर लेते हैं। चलो, तो 2/3 को 2/3 रहने दो, ये 22/7 रहने दो। अब 3/2 का होल क्यूब है, तो 3/2 का होल क्यूब क्या होगा? अरे ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब और नीचे हो जाएगा 2 का होल क्यूब। ये तो बड़ी आसान सी चीज है। और सॉल्व करते हैं, ये फर्दर हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 22/7 और 3 का होल क्यूब कितना होता है? ये होता है आपके पास 27 और 2 का होल क्यूब कितना होता है? वो होता है आपके पास 8। अब क्या कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि 3 1 होगा 3 और 3 9 हो जाएगा आपके पास 27, 2 1 होगा 2 और 2 4 हो जाएगा आपके पास 8। और भी कुछ कैंसिल कर सकते हो, जैसे कि 2 2 होगा 4 और ये ऊपर हो गया आपके पास 11। यानी कि क्या क्या चीजें बची आपके पास? बचा है, जो बची चीजें हैं उनको लिख लेते हैं। आपके पास ऊपर बचा है 11, यहां पे बचा है आपके पास 9, डिनोमिनेटर में आपके पास बचा है 7 और यहां पे बचा है 2। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ चुका है 11 9 99 और 7 2 14। अच्छा, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये डायमीटर वगैरह, रेडियस वगैरह किस में था? मीटर में था। यानी कि जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये आपका आ जाएगा 99/4 मीटर क्यूब। किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा 99/14 मीटर क्यूब। ये किसका निकाल लिया हमने? ये हमने वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकाल लिया। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन था, आपको इस टैंक का, इस वॉल्यूम का सिर्फ हाफ, आधा बाहर निकालना है, यानी कि आधा पानी जो है उसको बाहर निकालना है। आपको आधी टंकी खाली करनी है, यानी कि पूरी टंकी आपको नहीं खाली करनी है। कितनी खाली करनी है? ओनली हाफ ऑफ द वाटर आपको खाली करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लिखेंगे यहां पे वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। क्या लिख देंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर, कितना पानी हमें खाली करना है? वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। एम्प्टीड मतलब खाली करना। वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड, ये हो जाएगा कितना? जो आपने टोटल वॉल्यूम निकाला है इसका क्या? हाफ। तो यहां पे लिख दो हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम। क्या लिख देंगे? हाफ ऑफ टोटल वॉल्यूम। चलिए, तो टोटल वॉल्यूम के फॉर्मूला, अभी फॉर्मूला क्या, हमने तो कैलकुलेशन ही कर लिया है ना, 99/14। इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 और यहां पे हो जाएगा आपके पास 99/14। चलिए, अब इधर देखो जरा, ऊपर आपके पास 99 रहेगा, नीचे 14 2 आपके पास 28। अच्छा, चीजें किस में आएंगी? मीटर क्यूब में आएंगी। तो इतना वॉल्यूम आपको क्या करना है? खाली करना है। अब मेरी बात सुनिएगा, इतना वॉल्यूम हम खाली तो आसानी से कर देंगे, हमको बताना है टाइम, जिस टाइम में ये इतना वॉल्यूम खाली हो जाएगा। अब इधर एक बात मेरी सुनना, आपको एक कन्वर्जन सिखाना था और ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको इनफैक्ट याद रख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बार आपको काम आता है। कन्वर्जन ये है कि आपका जो 1 मीटर क्यूब होता है ये 1000 लीटर्स के बराबर होता है। वापस से सुन लो, जो 1 मीटर क्यूब होता है ये 1000 लीटर्स के बराबर होता है। यानी कि ये जो आपने निकाला है ना 99/28, इसमें मीटर क्यूब की जगह अगर आप लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो आप 1000 का क्या कर दें? आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दें। तो आपका जो आंसर है वो आ चुका है 99000 डिवाइडेड बाय 28 लीटर। यानी कि इतना वॉल्यूम जो है हमें खाली करना है। ये हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है ये वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एम्प्टीड। इतना वॉल्यूम जो है हमें खाली करना है। अब बात बचती है कि हम खाली कर कैसे रहे हैं? तो आपको खाली करने का तरीका तो मालूम है। कैसे कर रहे हैं हम खाली? हम खाली कर रहे हैं एक पाइप की मदद से। तो हम उस पाइप के बारे में जरा पढ़ लेते हैं। हमें उस पाइप के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन थी। क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? कि जो पाइप है वो 1 सेकंड में इतना लीटर पानी बाहर निकाल
निकाल देता है। तो यहां पे हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि क्या लिख देंगे, चलो देख लो, हाँ ये रहा, द पाइप एम्प्टीज 3/4/7 लीटर्स पर सेकेंड। तो इधर हम लिख देंगे इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, कितने में, 1 सेकेंड में पाइप कितना लीटर वॉल्यूम निकाल देती है, तो 1 सेकेंड में जो पाइप है इतना, कितना, 3/4/7, तो 3/4/7 लीटर्स जो है वॉल्यूम को निकाल देते हैं। अच्छा ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 21 + 4 25, तो ये बन जाएगा 25/7 लीटर। यानी कि 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी बाहर जाता है, इतना लीटर पानी बाहर चला जाता है। और हमको टोटल कितना पानी हटाना है, हमको इतना पानी हटाना है ना, और 1 सेकेंड में इतना पानी बाहर जाता है। तो बेसिकली हमें निकालना है टाइम। तो सुनिएगा, हम टाइम टेकन कैसे निकालेंगे, टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टैंक। अच्छा हाफ ही टैंक खाली करना है, याद है ना, टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टैंक, टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ टैंक कैसे निकालोगे, तो कितना खाली करना था वो हमने कैलकुलेट किया है कि भाई आपको इतना खाली करना था, और किस रेट से खाली कर रहे हो, इस रेट से, यानी जितना खाली करना है उसको डिवाइड कर दो ना, 99,000 डिवाइडेड बाय 28, इसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 25/7 से, बात बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ये जो 7 है ये ऊपर मल्टीप्लाई होने चला जाएगा, और ये 28 और 25 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बहुत ही बेसिक रूल है, आपने क्लास 7th में पढ़ा था, वापस से सुन लो। ये जो डिनोमिनेटर जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, और जो ये होते हैं इधर का डिनोमिनेटर और नीचे वाले का न्यूमरेटर, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि जो टाइम आपको लग रहा है वो लग रहा है ये 99,000, तो यहां पे है, ये 7 ऊपर जा चुका है, यहां पे आपके पास 28 × 25 बन चुका है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब इधर देखिए, 7 1 7 होता है, 7 4 आपको मिलता है 28, यानी कि ये क्या बन चुका है, देखो ऊपर तो आपके पास 99,000 है। अब डिनोमिनेटर में देखो जरा, ये 4 है, ये 25 है, 25 4 कितना होता है, 100 होता है, यानी कि आप यहां पे 100 लिख सकते हैं। अब इन दोनों जीरो से कैंसिल तो कर सकते हैं, तो आपके पास कितना टाइम बचा, आपके पास जो टाइम बचा वो 990 बचा। अब यूनिट क्या बचा, तो देख लो किस में लिया था, सेकंड में लिया था, यानी कि आपके पास जो आंसर बचा है वो बचा है 990 सेकंड्स। कितना बचा है, 990 सेकंड्स। अब आपसे कोई बोले कि आपने तो टाइम अभी सेकंड्स में निकाला, इसको हमें मिनट में कैलकुलेट करके दिखाओ, तो हम मिनट में भी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, तो हम लिख देंगे कि हमारा जो टाइम है, टाइम कितना टेकन हुआ, टाइम टेकन हुआ 990 सेकेंड्स। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सिंपली 60 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप इसको सिंपली 60 से डिवाइड करोगे तो 99/66 बचेगा। इसके बाद और देखिए, 3 2 6 और 3 2 6, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि ये बचा 33/2 क्या, मिनट्स। अच्छा 33 को 2 से डिवाइड कर दो, तो चलो यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अंदर है आपके पास कितना, 33, बाहर है आपके पास 2, 2 1 होता है 2, 3 - 2 बनेगा 1, ये 3 नीचे आ चुका है, तो और 2 6 होता है आपके पास 12, 13 - 12 बनेगा 1। आप यहाँ पे एक पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, और 2 5 होता है आपके पास 10, यानी कि आपके पास जो फाइनल टाइम आ चुका है वो बन चुका है 16.5 कितना, मिनट्स। तो इस तरीके से हमारा जो लास्ट एग्जांपल है वो सॉल्व हो चुका है। हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम को हाफ फिल करने में, हाफ फिल नहीं, हाफ एम्प्टी करने में हमें इतना टाइम लगेगा, 16.5 मिनट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आप बेसिक स्टेप्स ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे जो है सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन में पूरी तरीके से क्लैरिटी है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और जैसा कि हमारा इस वीडियो में टारगेट था कि हमें चारों एग्जाम्पल करने हैं, हमने ये चारों एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब वीडियो एंड नहीं हुआ है, कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी है, उनको सुनते जाइए, आपका ही फायदा होगा। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी रहती है। कई बार क्या होता है, हम यूट्यूब पे आते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को खोलते हैं, और वहां पे इतना सारा कंटेंट रहता है कि हम एक पर्टिकुलर टीचर के कंटेंट को ढूंढ नहीं पाते
पाते हैं। तो ऐसे केस में बेसिकली आपको करना यह है कि आप अपने मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे चले जाओ। तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाने के लिए आप यहां पे टाइप कर सकते हो गूगल क्रोम में www.magnetbrains.com। जब आप वहां पे जाते हो तो एक वेबसाइट खुल जाती है, वहां पे ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। इसके अंदर आप एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज को क्लिक कर सकते हैं। फिर नीचे से आप अपनी रेस्पेक्टिव क्लास चूज कर लो, जिस क्लास में भी हो आप उस क्लास को चूज कर लो और जिस भी टीचर से आपका पढ़ने का मन है आप उस टीचर से पढ़ लो। जैसे कि आपको यहां से मैथ्स पढ़नी है तो आप वहां पे मैथ्स पढ़ सकते हैं, कोई कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद यहां पे आपके पास ढेर सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स रहते हैं, उन टॉपिक्स में से जो भी टॉपिक आपका पसंदीदा लगे आप उनको भी पढ़ सकते हैं डिटेल में, कहीं कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं होने वाली। देखो यहां पे मैं पढ़ाता भी आपको मिल गया। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक कर देंगे, आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ में आप सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि आपके लिए एक चैनल आया है मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे जो आपका कंप्लीट कंटेंट है ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल किया जाता है, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। आप जाइए और इस चैनल को जरूर चेकआउट करिए, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए, आपके लिए ही फायदा होगा। हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट वहां पे रिलीज कर पाएंगे रेगुलरली। साथ में एक और बात सुनते जाओ, अगर इतनी दूर आप रुक गए हैं तो ये बात वैसे आप ऑलरेडी जानते हो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी पेमेंट, यानी कि यहां पे आपसे कोई भी किसी भी तरीके का कॉस्ट नहीं लिया जाता। लेकिन हां, आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि आप इन वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे आपके और भी दोस्त आए और इन वीडियोस को देखें और वो चीजें सीखे भी। और साथ में आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस वीडियो के एंड में, जिससे आपके रिएक्शंस को भी पढ़ सकूं मैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।